लेखन के लिए इतने समर्पित काफका, ऐसा उनके मन में क्या आया होगा कि वो अपना संपूर्ण साहित्य अपने मित्र मार्क्स ब्रॉड को यह कहकर सौंप गए कि उसे नष्ट कर दे, जला दे। उनके शब्दों में, लिखना मौत जैसी गहरी नींद में जाना है। जिस प्रकार मुर्दे को कब्र से नहीं निकाला जाता, उसी प्रकार मुझे लेखन से कोई अलग नहीं कर सकता। उस शैली का एक नाम पड़ गया काफ्काएस्क। जोसेफ के सपना देखता है। एक सुंदर दिन था और के टहलने जाना चाहता था, पर वह 2 कदम भर ही चला था कि वह कब्रिस्तान पहुंच गया। कबीर ने भी कहा, यह संसार यह जीवन कांटे की बाड़ी, यहाँ नहीं जीना, उलझ बुलझ मर जाना है, यहाँ नहीं रहना, यह देश बिराना है। मुझे लगा ठीक है। काफका ने भी कहा कि जीवन के रास्ते उलझे हुए हैं। कबीर ने भी कहा जीवन के रास्ते उलझे हुए हैं। तो हम समय ज़्यादा नहीं गवा के सीधे फ्रांस काफका के ऊपर आते हैं। फ्रांस काफका जर्मन साहित्य के जगमगाते सितारे हैं और उन्होंने लिखा जब था तब तो उनकी कोई बहुत प्रसिद्धि नहीं हुई। उनके जीवन काल में बहुत कम छपा और जो छपा भी उसकी कोई बहुत पहचान नहीं बनी। लेकिन काफका जो थे लिखने के शौकीन थे। उनका खुद का कहना था कि लिखना मेरे लिए इबादत है और मुझे इससे दूर कोई नहीं कर सकता। उनके शब्दों में, लिखना मौत जैसी गहरी नींद में जाना है। जिस प्रकार मुर्दे को कब्र से नहीं निकाला जाता, उसी प्रकार मुझे लेखन से कोई अलग नहीं कर सकता। लेखन के लिए इतने समर्पित काफका, ऐसा उनके मन में क्या आया होगा कि वह अपना संपूर्ण साहित्य अपने मित्र मार्क्स ब्रॉड को यह कहकर सौंप गए कि उसे नष्ट कर दे, जला दे। तो भला हो मार्क्स ब्रॉड का कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 1924 में फ्रांस काफका परलोक सिधार गए। 1925 से 35 के बीच में मार्क्स ब्रॉड ने पूरा साहित्य छपवा दिया। आज जर्मनी ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर फ्रांस काफका का नाम सभी जानते हैं, सभी उनसे परिचित हैं। पर काफका की कई कहानियाँ मैंने ट्रांसलेट की हैं, पर जिस कहानी की आज हम बात कर रहे हैं, जब मैं वो कहानी ट्रांसलेट कर रही थी तो ऐसा करते में कई बार ऐसा लगा कि अरे ये भाव तो कबीर के साहित्य में भी आता है, ऐसा तो कबीर ने भी कहा है। शुरू में तो खुद पर ही शक हुआ कि हम सही सोच रहे हैं कि गलत, क्योंकि विभिन्न काल में जन्मे, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहे, विभिन्न पृष्ठभूमि में जिए पले, फिर ये कैसा भावों का साम्य। लेकिन फिर हमको लगा 3-4 बार लगा कि नहीं ये बात तो इन्होंने भी कही है, इन्होंने भी कही है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर बात की जा सकती है। पर काफका की कहानी मैं पढ़ के आपको, छोटी सी कहानी है, पढ़ के सुनाऊंगी, और उसको पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जी काफका मतलब कहानी आपने कहा, जीवन भी उन्हें बहुत थोड़ा मिला, साहित्य भी बहुत थोड़ा मिला, कहानी भी बहुत छोटी है, लेकिन वो अपने आप में इतनी बड़ी विधा कैसे बन गए? Yes. लेखन की विधा बन गए काफका। एक्चुअली काफका की लेखन शैली इतनी अनूठी है कि उस शैली का एक नाम पड़ गया काफ्काएस्क। और उन्होंने खुद ही ने लिखा है कि मैं जो बोलता हूँ उससे अलग तरीके से लिखता हूँ, मैं जो सोचता हूँ उससे अलग तरीके से बोलता हूँ, मैं समझा नहीं सकता मैं क्या सोच रहा हूँ। तो उनकी शैली जो थी वो इतनी अलग थी, उसमें बहुत सारी रहस्यात्मक परतें छिपी हुई हैं। तो और उनके साहित्य में जो है बहुत निराशा है, डर है और बहुत सारी कुंठाएं हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी कहानी पढ़ने के पहले थोड़ा सा उनके जीवन में झांक लें। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। उनका जन्म प्राग में हुआ था। पिता समृद्ध सफल व्यापारी, रिष्ट पुष्ट देह यष्टि के स्वामी और दबंग प्रवृत्ति के। माँ बेहतर शिक्षित थी, संकोची स्वभाव की थी,
लेकिन पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाती थी। तो माता पिता दोनों काम में व्यस्त, तो उनका लालन पालन सेवकों की देखरेख में हुआ। तो एक तरीके से कहा जाए कि अकेलेपन का दंश काफका ने बचपन से ही भोगना शुरू कर दिया था। दूसरी बात, काफका जो थे, काफका के पिता बहुत दबंग थे, बहुत कठोर थे। तो काफका का मन बहुत कोमल था, बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। तो उस कोमल मन के बालक में उनके दबंग पिता के नेचर का ऐसा असर हुआ कि वो एकदम सहमा हुआ एक अस्तित्व बन के बन रह गया। उनका व्यक्तित्व ही बदल गया, एकदम आत्मविश्वास खत्म। तो ये तो हुई उनकी बचपन की बात। पर वो कभी भी ये कह नहीं पाए अपने माँ बाप से कि उनको हमेशा ये लगता रहा, माँ बाप के व्यवहार में शायद ये झलकता हो कि वो उनके नाकारा बेटे हैं और उनकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हैं। तो ये उनके व्यवहार में, उनकी पर्सनैलिटी में इम्बाइब हो गया। पर काफका कभी भी अपने माता पिता से खुलकर ये बात नहीं कर पाए, पूछ नहीं पाए कि ऐसा क्यों है। और उनके अंदर एक कुंठापन बढ़ती ही बढ़ती गई। ये जो भाव है, उन्होंने एक लिखा है पिता को नाम पत्र। पिता के नाम पत्र में उन्होंने ये सब लिखा है अपने पिताजी को एड्रेस करके, जो उनके मन में भाव आते थे। पर उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पत्र सीधे पिताजी को दे सके। उन्होंने माँ को दे दिए कि वो पिताजी को दे दे। माँ भी इतने संकोची स्वभाव की थी और पिता के स्वभाव के सामने शायद जो भी रहा हो फैक्टर, जो भी, माँ ने कभी वो पत्र उनको नहीं दिए। आज पिता के नाम पत्र हम सब पढ़ते हैं। ये तो कहानी हुई उनके बचपन की। फिर आई उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात। उनके स्कूल में, वो स्कूल डेज में मेधावी छात्र थे, लेकिन कोई बहुत पॉपुलर नहीं थे क्योंकि दोस्त नहीं थे, पर्सनैलिटी ऐसी थी। जब यूनिवर्सिटी में आए तो उन्होंने पहले केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। अगेन पिता की इच्छा के हिसाब से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। वो पढ़ाई करते समय उनकी मार्क्स बोर्ड से दोस्ती हो गई। मार्क्स बोर्ड जो थे, उनको लगा कि ये बोलते बहुत कम है, मितभाषी हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं उनकी बात में गहराई बहुत है। तो मार्क्स बोर्ड से उनकी मित्रता के नाम पर शायद वही थे। माता पिता से डिस्टेंस, भाई बहनों से डिस्टेंस, और स्कूल में कोई दोस्त नहीं। अब कॉलेज एजुकेशन की बात आई, वहाँ पर भी ये एक मार्क्स बोर्ड, एक दोस्त। अब बात आई कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक वकील की हैसियत से एक बीमा कंपनी में काम करना शुरू किया। मेहनती थे, समर्पित थे, आसपास के लोग उन्हें बड़ा पसंद करते थे कि बहुत मेहनत से काम करते हैं। लेकिन काफका तो खुश नहीं थे ना, क्योंकि वो लेखन नहीं कर पा रहे थे। और भले ही उनको उनके काम से खुश होकर उनको बहुत पदोन्नति मिली, पर ज़्यादा काम आता गया। काम ज़्यादा आया तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात के 2-2 बज जाते थे उनको घर लौटने में। तो उनको बार बार ये लगता था कि ये काम उनको खाए जा रहा है। असंतोष कहाँ से शुरू हुआ? बचपन से, स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय। अब बात आती है जवानी के समय की, जब के प्रणय संबंध जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वे ताउम्र अविवाहित रहे। उनकी 3 प्रणय संबंधों की बहुत बात की जाती है, काफ़ी चर्चा होती है, कोई भी लेकिन वो काम तक नहीं पहुंच सका। और आप समझ लीजिए कि प्रोफेशनल लाइफ भी अकेले, दुखी, कष्ट में, और फैमिली भी नहीं। और बहुत कम उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में वो इस संसार से विदा हो गए थे। 1917 में उनको फेफड़े की बीमारी हो गई थी और फिर उनको लेरिंजियल टीबी हो गई। उनके अंतिम दिनों में उनको खाना खाने में इतनी परेशानी होती थी, और कृत्रिम पोषण की विधि उस समय शायद थी नहीं, तो यही शायद उनके महाप्रयाण का कारण बना। अब आप देख लीजिए, पूरा जीवन उनका असंतोष, अकेलापन, निराशा सबसे घिरा रहा। तो वो सारा का सारा उनके साहित्य में दिखता है। आधुनिक जीवन में इंसान के अपने अस्तित्व के संघर्ष की कहानी काफका के साहित्य में है। शायद हम उनको बेहतर समझ पाए। बहुत सही बात है। एक तो बात बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आई कि हमको लगता था
कि हमारे ही माँ बाप का स्वभाव होता है कि बच्चे को, बेटे को नकारा समझते हैं हर बात में बच्चे को, लेकिन ऐसा और विदेशों में होता है। तो हमारे लिए ये एक सकारात्मक ज्ञान वर्धन हुआ कि अब हम लोग अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को समझाएंगे कि अब माँ बाप को कोसों नहीं, सारे दुनिया में माँ बाप एक से होते हैं। पर एक बात है मधु जी, माँ बाप तो बहुत जगह स्ट्रिक्ट होते हैं, पर सबके बच्चे काफका नहीं बन जाते। काफका नहीं बन जाते। मेरे ख्याल से इसको हमें समग्र दृष्टि से देखना पड़ेगा कि चलिए माँ बाप स्ट्रिक्ट हुए तो बच्चे ने स्कूल में प्यार पा लिया, दोस्त सहेलियों से मिल गया, लव अफेयर हो गया, फैमिली लाइफ हो गई, बच्चे हो गए, वो कंपनसेट हो गया। पर इनकी लाइफ शायद कहीं पर भी कुछ भी ऐसे हम समझे कैसे भी कि कंपनसेट बच्चा शायद जैसा होता है हाँ। उसको घटनाओं से, परिस्थितियों से जोड़ के उसको जज बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। हम जजमेंटल होते हैं कि आगे ये कहानी अभी इन्होंने जब पूरी काफका की पूरा पर्सनालिटी बताई, तब हमारे दिमाग में जब हमने कहानी पढ़ी, तो मैं भी आपसे यही, इस कहानी की पूरी जो शुरुआत है, इनका भी जो करेक्टर है, कहानी का करेक्टर है जोसेफ के, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका जो जोसेफ है कहानी में, ये जो किरदार है वो कहाँ की बात कर रहा है? कहानी शुरू होती है, समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ की बात कर रहा है, किस लोक की बात कर रहा है, वो किस लोक में पहुँचना चाहता है। आप ही सिपाही समझा सकते हैं। कहानी का नाम है सपना, और ये पूरी कहानी एक सपने से शुरू होती है। काफका का किरदार एक सपना देख रहा है, तो वो सपने में कहाँ पहुँचना चाह रहा है, वो यात्रा समझ में नहीं आई। आप समझाइए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत ईश्वर की कृपा है कि मैंने सबसे पहले काफका को ट्रांसलेट नहीं किया। अगर मैंने सबसे पहले काफका के ट्रांसलेशन शुरू कर दिया होता, शायद आई वुड हैव लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस इन ट्रांसलेशन। क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करके वाक्य लिखते हैं तो आपको खुद को लगता है कि हमने यही ट्रांसलेट किया है, क्या हम सचमुच यही लिखना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बाकी साहित्य के साथ जोड़ के जब हम देखेंगे तब हम शायद इसको समझ पाएंगे। उन्होंने जीवन दर्शन की बात की है, निराशा की बात की है। तो कहानी जो है, चाहेंगे आप थोड़े सा कहानी को थोड़ा सा? मैं कहानी बताएं? आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, फिर हम मैंने आपसे कहा बात कि करेंगे उस हाँ। विषय में। मतलब जर्मन लैंग्वेज, ये जर्मन। जोसेफ के सपना देखता है। एक सुंदर दिन था और के टहलने जाना चाहता था, पर वह 2 कदम भर ही चला था कि वह कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां बेहद बनावटी, आपस में उलझे हुए जटिल रास्ते थे, लेकिन उनमें से एक रास्ते पर वह ऐसे निकल गया मानो प्रबल प्रवाहित जल पर स्थिर मुद्रा में बह रहा हो। उसकी निगाह दूर से ही हाल ही में निर्मित एक कब्र के टीले पर पड़ी, जिस पर वह रुकना चाहता था। इस कब्र के टीले ने उसे एक प्रकार से सम्मोहित कर दिया था और उसे लग रहा था कि वहां पहुंचने में उसे बहुत समय लगेगा। लेकिन कभी कभी उसे वह टीला दिखता ही नहीं था। वह झंडों से ढका होता था, जिनके कपड़े पीछे की ओर लहरा रहे थे और जोर जोर से एक दूसरे से टकरा रहे थे। झंडों के वाहक नहीं दिख रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां जबरदस्त उत्सवी माहौल था। उसकी दृष्टि जबकि अभी भी दूर टिकी हुई थी, अचानक वही कब्र का टीला उस रास्ते पर उसके सामने आ गया, एकदम पास। वह फुर्ती से घास में कूद गया। चूंकि वह थोड़ा सा आगे कूदा तो कुछ लड़खड़ाया और कब्र के टीले के सामने घुटनों के बल जा गिरा। कब्र के पीछे 2 व्यक्ति खड़े थे और हवा में अपने बीच कब्र का एक पत्थर पकड़े हुए थे। के दिखा ही था कि उन्होंने पत्थर जमीन पर पटक दिया और वह मजबूती से चिनी हुई दीवार की तरह खड़ा हो गया। तुरंत ही झाड़ियों में से एक तीसरा व्यक्ति बाहर निकला, जिसे के तुरंत पहचान गया कि वह एक कलाकार है। वह सिर्फ एक पैंट और बेतरतीब बटन लगी हुई कमीज पहने था। सिर पर मखमल की टोपी थी, हाथ में साधारण पेंसिल, जिससे वह नजदीक आती हुई आकृतियों का विवरण हवा में लिख रहा था। इस पेंसिल को लिए हुए
वह एक पत्थर पर लिखने की तैयारी करने लगा। पत्थर काफ़ी ऊंचा था, उसे बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ा, पर शायद आगे को झुकना पड़ा क्योंकि वह कब्र का टीला जिस पर वह चढ़ना नहीं चाहता था, उसे पत्थर से अलग कर रहा था। सो वह पंजों के बल खड़ा हो गया और बाएं हाथ को पत्थर पर टिकाया। एक विशिष्ट जोड़ तोड़ के बाद वह साधारण पेंसिल से सुनहरे अक्षर लिखने में सफल हो सका। उसने लिखा, यह कब्र की है। प्रत्येक अक्षर साफ और सुंदर, गहराई में सटीक रूप से सोने में लिखा हुआ। जब वह इन अक्षरों को लिख चुका, उसने हम के को मुड़कर देखा। के, जो यह देखने के लिए बेहद उत्सुक था कि आगे क्या लिखा जाने वाला है, उसने इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, बस पत्थर को देखता रहा। वस्तुतः उस व्यक्ति ने फिर से लिखना शुरू किया, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। कोई तो अड़चन आ गई। उसने पेंसिल गिरा दी, फिर से क की ओर मुड़ा। अब के ने भी कलाकार को देखा और ध्यान दिया कि वह बड़ी उलझन में था, पर कोई कारण नहीं बता सका। उसकी पहले की स्फूर्ति गायब हो गई थी। अब कब के भी उलझन में पड़ गया। दोनों ने असहाय दृष्टि से एक दूसरे को देखा। एक अजीब गलतफहमी सी छाई हुई थी जिसे कोई हल नहीं कर सका। गिरजाघर की घंटी भी बेमौके बजने लगी, पर कलाकार ने हाथ उठाकर इधर उधर घुमाया और घंटी बंद हो गई। कुछ देर बाद वह फिर से शुरू हो गई। इस बार बहुत धीरे और बिना किसी आदेश के तुरंत रुक गई। ऐसा लगा मानो वह सिर्फ अपनी आवाज़ को जांचना चाहती थी। कलाकार की दशा से के बहुत दुखी था। अपने आगे बढ़े हुए दोनों हाथों में मुंह रखकर वह रोने लगा और बड़ी देर तक सुबकता रहा। कलाकार ने के संभलने का इंतज़ार किया। चूँकि उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो उसने आगे लिखने का निश्चय किया। पहली छोटी लकीर जिसे उसने बनाया के लिए एक राहत थी जो कलाकार ने उसे दी, पर लगता है वह सिर्फ एकदम अनिच्छा से ही यह कर पाया। लिखावट भी इतनी सुंदर नहीं थी। सबसे बड़ी बात, सोने की कमी महसूस हो रही थी। फीकी और अस्पष्ट लकीर को उसने आगे खींचा। बस अक्षर बहुत बड़ा हो गया। यह जे था। यह खत्म हुआ ही था कि कलाकार ने पैर से कब्र के टीले पर गुस्से से ऐसी ठोकर मारी कि मिट्टी की एक हल्की परत ऊपर उड़ी। आखिर के उसे समझ गया। उसे ऐसा करने से रोकने का अनुरोध करने के लिए समय नहीं था। उसने मिट्टी खोदने के लिए सभी उंगलियां गड़ा दी। मिट्टी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। सब तैयार था। लगता था सिर्फ दिखावे के लिए एक पतली सतह खड़ी कर दी गई थी। ठीक उसके पीछे खड़ी ढलान वाली दीवारों के बीच एक बड़ा छेद खुल गया, जिसमें के पीठ के बल एक कोमल धारा में डूब गया। उसका सिर लेकिन अब भी गर्दन से ऊपर उठा हुआ था। घनघोर गहराई ने उसे अपने अंदर समा लिया। बस उसका नाम तेजी से पत्थर पर जबरदस्त अलंकृत रूप में उभर आया। इस दृश्य से आह्लादित होकर वह जाग गया। इतनी सी कहानी है। कहानी थोड़ा समय लगता है समझने में कि बार बार ये प्रश्न उठता है कि लेखक का जो किरदार है जोसेफ, वो किस रास्ते पर जा रहा है। हमारे यहाँ उस रास्ते को हम कहते हैं शायद सपने में वो देख रहा है या मृत्यु। सपने में हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें दिखती हैं। तो ये फिर प्रश्न उठता है कि वो किस रास्ते की बात कर रहा है। वो ऊपर जाने की बात कर रहा है या इस संसार में उसकी आत्मा की बात करता है। तो इसमें एक शब्द आया है, इसमें कैरेक्टर बहुत थोड़े से, कलाकार। तो ये पूरी कहानी है, जोसेफ सपना देख रहा है, लेकिन उस कहानी को जो तूलिका में कहना चाहिए रंग भर रहा है, वो एक कलाकार है। तो हमें वो गाना भी एक याद आया, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो हमारे यहाँ जब हम चित्रकार की बात करते हैं तो हमको लगता है सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, या हमारे यहाँ कहते हैं वो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, वो अपनी तूलिका से रंग भरता है। तब लगता है कि काफका क्या ये उसी सृष्टि की बात कर रहा है, ये वही कलाकार है, ये ईश्वरीय शक्ति है कोई, या
ये उसका अपनी आत्मा से आत्मदर्शन हो रहा है या वो अपनी आत्मा को कहीं महसूस कर रहा है? शिप्रा जी, मुझे ऐसा लगा, आप बताइए कैसा है? बहुत अच्छा आपने जोड़ बनाया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इसे इस दिशा में ले आई हैं। एक्चुअली जीवन दर्शन है इस पूरी कहानी में, छोटी सी कहानी में जीवन दर्शन है। जोसेफ का सपना देख रहा है, वह टहलने जाना चाहता है। दिन का समय था, सुंदर समय था, जन्म का समय, खुशी का समय बताया गया है, उत्सवी माहौल दिखाया गया है। तो सभी जगह जन्म का समय हमेशा सुंदर है। तो जब हम ये लाइन ट्रांसलेट कर रहे थे कि जन्म का समय है, सुंदर है, वो टहलने जाना चाहता था, मुझे अचानक कबीर आया था। कबीर ने भी कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग रोया हम हंसे, हम रोए जग हंसा। तो उत्सव का माहौल हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा टहलने जाना चाहता है, पर रास्ते बहुत अजीब हैं, बहुत बेढब हैं, बहुत उलझे हैं। तो कबीर ने भी कहा, यह संसार यह जीवन कांटे की बाड़ी, यहाँ नहीं जीना, उलझ बुलझ मर जाना है, यहाँ नहीं रहना, यह देश बिराना है। मुझे लगा ठीक है। काफका ने भी कहा कि जीवन की रास्ते उलझे हुए हैं, कबीर ने भी कहा जीवन के रास्ते उलझे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद फिर एक जगह पर वो यहाँ पर जीवन, हाँ, वो कहता है कि उसको लगा कि रास्ता बहुत दूर है, लेकिन जब तक वो सोचता है तब तक तो वो कब्रिस्तान पहुँच गया। तो मतलब ये है कि जीवन बहुत छोटा है, जीवन क्षणभंगुर है, और जब तक आप पैदा होते हैं ये सोचते हैं कि जीवन जिए, कैसे जिए, क्या करें, तब तक तो जीवन खत्म होने लगता है। ये बात कबीर ने भी की है, जीवन केरा बुदबुदा। तो इसीलिए वो 250 शब्दों की कहानी हमारे लिए पढ़ने के लिए 2500 शब्द हो जाते हैं, क्योंकि हर शब्द पे हमें रुकते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर हम पीछे वापस आते हैं। तो अब उसमें आप कहानी को, जब आपने शिप्रा जी ने कहानी पढ़ा तो आपने सुना पानी की बात हो रही है, शुरुआत होती है मैं पानी के ऊपर, जैसे होता है फ्लोट कर रहा हूँ, मैं पानी के ऊपर तैर रहा हूँ। फिर वो एंड होता है कि मैं तो पानी के अंदर डूब रहा हूँ तो मैं पूरा नहीं डूब रहा हूँ, मेरी गर्दन ऊपर तक है। तो हमारे यहाँ पानी, सपने में पानी को हम लोग ज़्यादातर बीमारी से जोड़ते हैं। अगर सपने में बहुत पानी दिखाई दिया तो हम कहते हैं बीमारी आने वाली है, या सपने में पानी में अगर आप डूबे हैं तो उसको हम अगला सूचक मानते हैं कि ये कुछ है। तो ऐसा लग रहा है क्या आपको कि ये पानी का प्रवाह, पानी में तैरना, जल का प्रवाह, ये एहसास है क्या? काफका, फ्रेंच लेखक है, उनका भी विश्वास उसी सपने में उन्होंने उसी पानी की बात की है। पहले पैराग्राफ में जो जल का प्रवाह उन्होंने बताया है कि मैं प्रबल जलधारा में बहता जा रहा हूँ स्मूथली। उन्होंने कहा बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं तो बहुत स्मूथली तैरता हुआ चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीवन के रास्ते तो कठिन हैं, लेकिन शायद काफका का निर्मल मन है और वो स्मूथली बहते चले गए। और यहाँ पर फिर मुझे कबीर याद आए। कबीर ने कहा चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चक्किन के दो पार्ट में साबित बचाना कोई। ठीक है। लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने कहा कि भाई वो जो दाना जो कीली पर चिपक जाता है वो बिना टूटे पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन सब में झंझटों में नहीं पड़ा। तो अगेन मुझे काफका के सेंटेंस पे कबीर याद आ गए। भाव करीब करीब वही है। बहुत सुंदर बात कि पानी, मतलब ये बात बहुत अच्छी है कि हमारा जीवन चाहे कितने कांटों से, कितनी चीज़ों से उलझा है, लेकिन हमारी दृष्टि अगर सकारात्मक है, अगर हमारी दृष्टि अपने रास्ते पर है, तो वो हम पानी के ऊपर बहते हुए, जैसे पानी के ऊपर कोई तख्ता बहता है, अगर हमारी जीवन की दृष्टि सही है तो हम उस पर बहते हुए ऐसे ही अपने रास्ते से निकल जाएंगे। ये भाव हमको समझ में इस कहानी से आ रहा है। दूसरी बार जो प्रवाह की बात की थी आपने, दूसरे प्रवाह की बात की, वो नीचे घनघोर गहराई ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। वो कब्र की कल्पना है, क्योंकि कब्र के पास पहुंच गए हैं, कब्र पर पत्थर है, उनका नाम लिख गया है। और कब्र, हमें भी सबको पता है कि कब्र एक गड्ढा होता है, उसके अंदर तो उसकी उन्होंने कल्पना की, उस गड्ढे में वो अंदर चलते चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर बात ये है जो हमारे यहाँ की फिलॉसफी, जब ऐसा लग रहा है कि जीवन दर्शन सारे विश्व का एक है, जन्म और मृत्यु, उसके बीच में तो हम जो कुछ भुगतते हैं वो हमारा जीवन है, लेकिन सबके अंदर लाइफ और बर्थ और डेथ की फिलॉसफी एक ही है कि जो डेस्टिनी आपकी पहले से लिखी होती है, वो कलाकार
वहाँ उनका दैत उस कब्र पर नाम लिख रहा है। तो यानी कोई पहले से आपकी मृत्यु निश्चित है। अपने एक कहावत है ना, जो दाता ने लिख दिया छठी रात के अंत, न राई घटे न तिल बड़े, होई है वही निशंक। तो ये यहाँ इस कहानी में कह रही है कि उनकी मृत्यु तो उनके कब्र में वो सपने में देख रहे हैं कि उनकी मृत्यु लिखी जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंगली इस बात को उन्होंने कहा है। अब इसका जो सबसे शुरुआत थी, हम आपको उसमें ले जाना चाहेंगे कि शिप्रा कहानी की जो शुरुआत है, उत्सव की बात हो रही है, झंडे जा रहे हैं, उत्सव हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ की भी फिलॉसफी में बार बार कहा जाता है कि मृत्यु उत्सव है, मृत्यु का स्वागत करो। हम लोग अपनी मृत्यु के लिए अपने को तैयार करते हैं। और आखिरी लाइन में वो कहते हैं कि सपना कि मैं आह्लाद से भर गया, यहाँ कहानी ख़त्म होती है, मैं आह्लाद से भर गया और मेरी नींद टूट गई। तो ये पूरे जीवन की फिलॉसफी है शायद हमारी और उनकी, कि मृत्यु क्या दर्शन, मृत्यु सपने में मृत्यु, मृत्यु का उत्सव, और बाद में वो हमको आह्लाद देते। हम यहाँ रोते हैं कि वो आदमी हमारा चला गया, लेकिन वो जहाँ पहुँचता है उसके लिए, स्वयं के लिए मृत्यु आह्लाद होती है, ये मुक्ति है। बिल्कुल सही कहा आपने, मृत्यु अवश्यम भावी है और सब कुछ पहले से नियत है। देखिए इस कहानी में भी वो सपने में देख रहा है पत्थर, पत्थर पे उसको क लिखा हुआ दिख रहा है, अपना नाम जोसेफ के नाम है उसका, तो के उसको लिखा हुआ दिख रहा है, सिर्फ जे लिखने की देर हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सब कुछ नियत है। वो एक कबीर ने भी कहा, जो गया सो आंथवे, फुलिया सो कुमलाए, जो आया सो जाएगा, यही रीत है। तो अब कबीर का भी वही भाव था, काफका ने भी कहा कि ये नियत है पहले से, और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि सपना देख के वो आह्लादित होकर जाग गए। काफका ने भी कहा कि अब सब मृत्यु के थॉट से उन्हें खुशी हो रही है। कबीर ने भी कहा है, जिन मरने थे जग डरे, सो मेरे मन आनंद, कब जीऊँ कब। तो मतलब हमें ये 5-6 जगह जब एक बार लगा कि ये हम जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो काफका की ये भाव, कब ये बात अलग है कि इन भावों तक पहुंचने के लिए दोनों की यात्रा बिल्कुल अलग अलग है। और मुझे ऐसा लगा कि जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं वो सब जगह शाश्वत ही हैं और उनका मूल एक है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो चेक हो, चाहे वो इंडिया हो, और चाहे वो 15वीं 14वीं सदी हो, चाहे वो 20वीं सदी हो। एक बात छूट गई, सपना आपने कहा कहानी का नाम सपना है। सपना का काफका में और सपना में और काफका दो चीज़ें। सपना को जर्मन भाषा में क्या बोलते हैं? ट्राउम, TRAUM, ट्राउम। ट्राउम इज ड्रीम, यही अर्थ है वहाँ ट्राउ का, सपना। ट्राउम का मतलब सपना। सपना। हाँ। और काफका का क्या मतलब है? काफका तो एक्चुअली काफका तो सरनेम है उनका, बट एक वर्ड होता है KAVKA, वो पहाड़ी कौवे को बोलते हैं, उसका वी है, उसको फा पढ़ते हैं, वो अलग बात है, बट काफका इनका सरनेम है। हाँ, काफका की शैली जो थी, लेखन शैली, वो जरूर काफकाएस्क कहलाई, क्योंकि उनकी शैली बिल्कुल अनूठी थी। और अगेन मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जब ये ट्रांसलेट करते हैं तो लगता है कि यही है जो हमने ट्रांसलेट किया, क्या हम वास्तव में यही लिखना चाहते हैं? तो कब काफका ने खुद ही कह दिया, मैं जो बोलता हूँ उससे अलग तरीके से लिखता हूँ, जो मैं लिखता हूँ उससे अलग तरीके से सोचता हूँ, मैं नहीं समझा सकता। और कहानी बहुत सुंदर है। आखिरी में हम किरदार के साथ जुड़ जाते हैं, जोसेफ के साथ, कि जीवन में आह्लाद है, उसको भी आह्लाद मिला, हम सब अपने लिए जो आह्लाद है। तो ये कहानी का मंचन भी अपने आप में एक बहुत आह्लाद है। हम चाहेंगे अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या किसी को लगे कि ऐसा सपना, ऐसे कोई अनुभूति, बहुत थोड़े से शब्दों, 2-4 शब्दों में कोई अपनी कोई बात, इस कहानी को पढ़ के अंदर मन में कोई भाव उठते, क्योंकि भाव से भाव बनते हैं, एक कहानी से दूसरी कहानी बनती है। तो जब आप इस कहानी को सुन रहे होते हैं तो कई बार हम सुनना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक दूसरी कहानी बुनना शुरू हो जाती है। क्या आपके अब किसी के मन में ऐसा कोई भाव आया हो कि अरे ये तो कहानी, ये तो हमने कहानी ऐसी वहाँ भी पढ़ी थी या किसी और भाषा में पढ़ी थी, किसी और से सुनी थी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप लोग कोई शेयर करना चाहें
तो आप कम इस मंच में स्वागत है। आज यहाँ पर काफका के इस कथानक में स्वयं ही ऐसा लगता है कि क्या हमारा जीवन वो कहीं आगे बढ़कर के किसी और स्वरूप में है, जिसको कि हम जब देखते हैं तो वो जागते हुए नहीं देख पाते हैं। ये एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है। खुद काफका के साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी कि जब वो निकल करके बाहर कहीं किसी गार्डन में टहल रहे थे तो उन्होंने एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। अगर मैं Lost doll। अगर मैं सही। गलत, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल इसमें। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो तो उस बच्ची को रोते हुए देख करके उनके अंदर अत्यंत संवेदना उत्पन्न हुई और उन्होंने उस बच्ची के पास जाकर कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो, बच्ची तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, मेरी गुड़िया खो गई है। और वो रोती ही चली जा रही थी। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ गुड़िया को खोजता हूँ। दोनों मिलकर के गुड़िया को खोजते रहे, परंतु विफल रहे और गुड़िया जब नहीं मिली तो काफका ने कहा, ऐसा करते हैं कि कल तुम फिर आना और इसी जगह हम लोग फिर से गुड़िया को खोजेंगे। जब दूसरे दिन वो बच्ची आई और वो दोनों गुड़िया को फिर खोजते रहे और खोजते खोजते नहीं खोज पाए तो काफका ने कहा, तुमको ये मालूम है कि तुम्हारी गुड़िया जो है उसने देखो ये एक लेटर लिखा है तुम्हारे लिए। और वो लेटर दिखाया और कहा, इसको देखो, इसमें लिखा है कि मैं कहीं बहुत दूर किसी यात्रा पे जा रही हूँ और वहाँ से मैं तुम्हें बार बार पत्र लिखती रहूँगी। खैर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर उस बच्ची से उनका जब मिलना जुलना होता रहा तो एक दिन वो बर्लिन से कहीं बहुत अच्छी सी एक गुड़िया ले आए थे और उसको दिया और कहा, देखो ये तुम्हारी जो गुड़िया है। कहा, अरे ये मेरी गुड़िया नहीं है, ये तो मेरी गुड़िया दूसरी थी। कहा, देखो अब उसने तुम्हारी गुड़िया ने क्या लिखा है। लिखा है कि मैंने इतने दूर देशों की इतनी यात्राएं की हैं कि मैं बदल गई हूँ और देखो अब वो कैसी लग रही है। खैर उस गुड़िया को उसने ले लिया और ले करके वो उसके साथ खुश थी, परंतु उसी बीच में काफका की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद बहुत दिन बाद जब वो ज़रा सा बच्ची बड़ी हो गई और वो गुड़िया को अपने पास रखती थी, जब उसने उस गुड़िया को कहीं से खोल करके और उसका वो देखा तो उसके अंदर से एक छोटा सा 2 लाइन लिखी हुई मिली जिसमें काफका के अपने हस्ताक्षर थे और उन्होंने लिखा कि देखो तुम्हारा प्यार जरूर खो सकता है लेकिन ये फिर घूम फिर करके कहीं ना कहीं से तुमको वापस मिल ही जाए। बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगा उनसे बात करके, मैंने काफ़ी बातें की यंगस्टर्स के साथ। मेरा ये यंगस्टर्स के साथ कुछ खास रिलेशन है और मैं काफ़ी बातें उनसे करता हूँ, सीखता हूँ। तो मुझे लगा कि काफका की राइटिंग में काफ़ी सच्चाई दिखती है उनको लगता है कि ये आदमी सच कह रहा है, वो कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है जी जहाँ पे वो कोई कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा उभार के कह रहा है या कोई ऐसी बात। तो आई थिंक दैट इज़ एक ऐसा फैक्ट है कि जिससे वो एसोसिएशन बनता है। यंगस्टर्स आजकल काफ़ी सच सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, फेक न्यूज़ के ज़माने में भी। आपकी इस बात पे एक कहानी का एग्जाम्पल दूंगी। काफका की ही एक कहानी है, भूख का कलाकार। तो वो कलाकार जो है वो एक केज में रखा जाता है और वो 40 दिन तक खाना नहीं खाता है और उसके ऊपर बकायदा टिकट लगता है। जैसे सर्कस में लोग जानवर देखने जाते हैं वैसे लोग उसको देखने आते हैं, उस पर टिकट लगता है। आप सोचेंगे ये भी कोई कला है, भूखा रहना भी कोई कला है क्या? लेकिन जब काफका की ज़िंदगी में हमने झांका तो हमने देखा कि जीवन के अंतिम दिनों में वो खाना नहीं खा पा रहे थे। भूख को जितनी गहराई से उन्होंने महसूस किया वो तभी इस कहानी को लिख पाए। हम आप शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और उस कहानी को तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो हमने कहानी ना पढ़ी हो, जब तक उनके बारे में न जाना हो। तो ये सचमुच सच्चाई है। एक और कहानी है उनकी, उनके खिलाफ एक मतलब केस चल रहा है और वो केस चल रहा है, उनको ये नहीं पता कि उनका अपराध क्या है। इतनी देर तक मुकदमा चलता है कि वो अपनी बेगुनाही का यकीन ही खो बैठते हैं। सच्चाई है ये।
जनरेशन के चल रहा है, जैसे जेन जी है ऐसे ही जनरेशन के काफका को फॉलो कर रही। वो इसलिए ज़्यादा है बिकॉज सी आज की जनरेशन इज़ हाइपर कनेक्टेड, इट इज़ कनेक्टेड, हाइपर कनेक्टेड, बट पैराडॉक्सिकली इट इज़ आइसोलेटेड। यही पैराडॉक्स, यही विडंबना काफका के जीवन में है और उनके लेखन में है, उनकी सब कहानियों में है। और इसी कारण आज की जनरेशन वो स्ट्रगल्स, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़, वो समस्याएं, वो संघर्ष काफका में देख पा रहे हैं, इसलिए वहाँ जाकर जुड़ रहे हैं। बहुत सुंदर बात। बिल्कुल सही बात कही है ना। आपने। एंड यही विडंबना, यही पैराडॉक्स हम कबीर में जाकर जब देखते हैं, उनकी उलट बांसियाँ देखिए। कबीर की सारी उलट बांसियों में पैराडॉक्स ही तो है, विडंबना है। वो ये कहते हैं कि धरती आकाश को निगल रही है, हाँ, बस सिर्फ जंगल भीजे पानी। हाँ, वही तो कबीर एक साधक की दृष्टि से देख रहे हैं। वो हठ योग से प्रभावित थे, नाथ पंथ से प्रभावित थे, और तब उन्होंने उलट बांसियों की रचना की। और दूसरी ओर काफका के जीवन के संघर्षों ने उनको इस विडंबनापूर्ण, संघर्षपूर्ण स्थिति को बयां करने के लिए ऐसे लेखन की ओर प्रेरित किया, जिसको अब हम काफकाइस्क करके पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे काफका जी के बारे में मुझे मालूम है, मैं तो ज्ञाता नहीं हूँ, उनके बारे में एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने ये लिखा था कि काफका ने जितनी चीज़ें लिखी वो गद्य में लिखी हैं, प्रोज में लिखी हैं। काश कहीं उन्होंने अगर पोइट्री में लिखा होता तो शायद वो वैसे ही पोइट बनते जैसे कि कबीर है।